ओके। तो हम लोग माइनर्स अग्रीमेंट की बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, और माइनर्स अग्रीमेंट में हम लोग नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट की बात कर रहे थे। तो उनमें से कुछ पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो माइनर्स के साथ जो अग्रीमेंट होता है उसका नेचर 6 तरह का हो सकता है। देयर आर 6 टाइप्स। यानी माइनर के साथ अग्रीमेंट करने पर जो अग्रीमेंट का नेचर होगा वो 6 तरह का हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, बट मैं आपको जल्दी से एक शॉर्टकट में आपको क्लियर करता हूं। नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। सी, नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, इसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया माइनर के साथ जो कोई भी अग्रीमेंट करता है वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। तो पहला, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड ही होता है। नंबर 2, दूसरी बात थी कि माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपल का एप्लीकेशन नहीं होता है। सो नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। ओके, ये भी पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिटेल में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी उसी पोजीशन में रिस्टोर बैक, रिस्टोरेशन, रिस्टोर बैक की बात हम लोग कर चुके हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज इन अकॉर्डेंस विथ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, SRA। नाउ पॉइंट नंबर 4, टाइप नंबर 4, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नो रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, यानी जो भी माइनर का अग्रीमेंट है उसका कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ नंबर का जो टाइप आता है उसमें हम लोग बात कर रहे थे जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी माइनर अगर अपने फेवर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर का फायदा दिखता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इन शॉर्ट हम बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे तो कहा गया कि माइनर तो अग्रीमेंट ही नहीं कर सकता, माइनर का अग्रीमेंट ही वॉइड है, लेकिन जहां पर माइनर के फायदे की बात होगी वहां पर माइनर अग्रीमेंट छोड़िए कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां पर उसका फायदा होगा। नंबर 6 एंड द लास्ट, कि इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। सो नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 टाइप्स के थे नेचर, यानी कि अगर कोई माइनर के साथ अग्रीमेंट करेगा तो उसके अग्रीमेंट की 6 में से कोई एक गति हो जाएगी, यानी 6 में से कोई एक ही चांस है उसके अग्रीमेंट के होने का। देखिए हम लोग लास्ट टाइम यानी कि यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग कि भाई माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट होता है और माइनर उसका कोई बेनिफिट उठा लेता है, जब ये जान करके कि हाँ भाई मैं माइनर हूं एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज शोइंग हिमसेल्फ दैट आई एम ए मेजर पर्सन, बट स्टिल एक्चुअल में वो माइनर होता है, तो क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। उसमें हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी थी। पहला एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि क्या माइनर को वैसे कंडीशन में कॉम्पनसेशन देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या कोई कोर्ट ऑफ लॉ माइनर को कह सकता है कि तुम कॉम्पनसेशन दो एज पर द सेक्शन 64, 65 एंड 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी जिसमें हम लोगों का पॉइंट था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के हिसाब से क्या किसी माइनर को कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा जा सकता है कोर्ट की तरफ से अंडर सेक्शन 39 एंड 41।
ये अब अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसके बाद बात होती है कॉम्पनसेशन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन किसकी, सेक्शन 33 की। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई माइनर की लाइबिलिटी क्या होती है एज फार एज नेसेसरीज आर कंसर्न। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस ये करना होगा कि ये नेसेसरीज किसको कहते हैं, नेसेसरी का कॉन्सेप्ट क्या है, और नेसेसरी का कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक देखना होगा, इसके लिए एक सेक्शन हम लोगों के पास बना हुआ है, एंड दैट इज सेक्शन 6868। तो 68 सेक्शन है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर है, और ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आता है बेसिकली। ओके, चैप्टर नंबर 5 जो है क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस की बात करता है। क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस यानी वास्तव में ये है तो नहीं, वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, ठीक है, आराम से समझिएगा। वास्तव में माइनर के साथ कोई के कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इसी की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अभी इस पार्ट पर। तो देखिए पॉइंट आता है कि क्या माइनर की लाइबिलिटी बनती है अगर कोई नेसेसरीज की बात हो तो। सो व्हाट इज द माइनर्स लाइबिलिटी। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माइनर्स लाइबिलिटी क्या होगी इन द मैटर ऑफ नेसेसरीज, NECESSARIES। सो माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, माइनर की लाइबिलिटी क्या होगी नेसेसरीज के मामले में। वही सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल जाता है कि नेसेसरीज होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म नेसेसरीज। नेसेसरीज कहते किसको हैं, NECESSARIES, नेसेसरीज होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमारे पास। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, नेसेसरी का मतलब होता है जो चीजें अत्यंत आवश्यक हैं, जो चीजें एकदम जरूरी हैं, जिसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते लाइफ की, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप सोच रहे हैं सर रोटी कपड़ा मकान मेडिसिन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेसेसरी का मतलब हो सकता है रोटी कपड़ा मकान मेडिसिन एजुकेशन, ये हो सकता है, मेंटेनेंस में भी हो सकता है। तो नेसेसरी का मतलब क्या है, ये जरूरी चीज है। मेंटेनेंस इज समथिंग डिफरेंट, नेसेसरी इज समथिंग डिफरेंट। मेंटेनेंस तो कोई दूसरा पर्सन नहीं, अपना बंदा करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का मेंटेनेंस करता है, पेरेंट्स बच्चों का मेंटेनेंस करते हैं, वो यहां पर पॉइंट आता है मेंटेनेंस के केस में। बट व्हाट अबाउट द नेसेसरीज, नेसेसरीज किसको कहते हैं। देखिए नेसेसरीज का ऐसा कोई डेफिनेशन एज सच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ है, और नेसेसरीज के पीछे हम लोग भाग क्यों रहे, ये भी तो एक पॉइंट है ना। देखिए दो चीजें होती हैं, अगर कोई घर में छोटा बच्चा है या कहीं भी कोई बच्चा है, और इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कम से कम रोटी चाहिए यानी फूड, कम से कम कपड़ा चाहिए यानी क्लोथ्स, उससे उसको कम से कम क्या चाहिए, शेल्टर यानी घर चाहिए, यानी आश्रय चाहिए। तो ये तीन चीजें, अब ये तीन चीजें उसको कौन प्रोवाइड करा सकता है, उसको तीन चीजें उसके खुद के माता पिता उसको यानी पेरेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको उसके गार्जियन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं हो, गार्जियन नहीं हो, या किसी रीजन से ये मर गए या नहीं है, या वॉट एवर इट में भी सिचुएशन हो जाए, किसी और रीजन से नहीं है, अगर उस बच्चे के ना माता पिता है ना गार्जियन है, कोई इस दुनिया में जीवित नहीं है, तो बच्चा भूखा मर जाएगा, बिना कपड़ों के रहेगा, बिना छत के रहेगा, उसका लाइफ कितने दिनों का रहेगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का है, कहा कि जिस बच्चे के पास, जिस माइनर के पास ये तीनों चीजें नदारत है, नहीं है, उसको कोई बंदा, कोई XYZ बंदा जो कि उम्र में मेजर है, बड़ा है, अगर ये सारी चीजें नेसेसिटीज प्रोवाइड करा देता है, नेसेसरीज प्रोवाइड करा देता है,
तो ऐसा वो करा सकता है। नेसेसरीज अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो करा सकता है, लेकिन वो जो नेसेसरीज प्रोवाइड करा रहा है वो बाद में उससे वसूल सकता है क्या? दिस इज द पॉइंट। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। अगर रोटी देना है तो उसको दो एक दिन में कम से कम 3 बार तो देना पड़ेगा, 4 बार। कपड़ा देना है तो महीने में 2 कपड़े तो कम से कम चाहिए ही चाहिए मिनिमम। घर देना है तो टूटा फूटा झोपड़ा भी तो चाहिए ही चाहिए। इसका जो कॉस्ट बैठेगा, इसका जो खर्चा होगा, कोई अगर XYZ नाम का पर्सन कर रहा है तो वो अपने घर से लगाएगा, तो क्या उसको वो वापस पाने का हकदार है? जो बंदा ऐसे बच्चों के ऊपर, ऐसे माइनर्स के ऊपर अपना पैसा, अपने घर की पूंजी लगा करके अगर उसके साथ उसको नेसेसरीज प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या जिस बच्चे को बड़ा कर रहा है, बड़ा होने के बाद उसी बच्चे से अपने किए हुए सारे खर्चे वसूल सकता है, ले सकता है कि नहीं ले सकता है? एक बात। दूसरी बात, क्या ये बच्चा उन खर्चों को वापस करने के लिए लाइबल होगा, जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। अगर बच्चे के ऊपर जवाबदेही है तो बच्चा जवाबदेही है तो उसको देना पड़ेगा। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द लॉ? ऐसे में हमारा लॉ क्या कहता है? क्योंकि लॉ ने एक बहुत आइडियल सिचुएशन लेकर रखा हुआ है और वो आपको इलस्ट्रेशन में मिलेगा। यहां पर देखिए, ये आइडियल सिचुएशन है, ए और बी जो आपको इलस्ट्रेशन है उसमें साफ साफ दिख रहा है। ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रेन ऑफ बी ल्यूनेटिक। बी एक पर्सन है जो कि लूनेटिक है, पागल हो गया है। उसके बीवी और बच्चों का भरण पोषण ए कर रहा है, उसको सप्लाई दे रहा है, यानी रोटी कपड़ा मकान जो भी जरूरी चीजें हैं वो सप्लाई करता है विथ नेसेसरीज सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। भैया सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। अब बच्चा कहे कि जी मेरे को तो BMW चाहिए जी, मेरे स्कूल में सारे बच्चे तो BMW से आते हैं। दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। सर जी मुझे तो रेमंड का ही कोट चाहिए, सर मुझे तो रेड एंड टेलर का ही कपड़ा चाहिए। दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। सर मुझे तो क्लासमेट की ही नोटबुक्स चाहिए। दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। सर मुझे तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में ही पढ़ना है। दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। अरे भैया मेरी जितनी औकात है, जितना मेरा बस है, जितना मैं कर सकता हूं वही दे सकता हूं ना। इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं तुमको BMW में ही स्कूल भेजूं। इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं तुम्हारे लिए क्लासमेट्स की नोटबुक्स खरीदूं। इट इज नॉट कंपलसरी कि तुम्हारे लिए कोई अगर बुक पेन खरीदूं तो वो 2000 का पेन हो। इट इज नॉट नेसेसरी। ये सारी चीजें नेसेसरी के अंदर नहीं आती, ये सब लग्जरी के अंदर आती हैं, और दीज ऑल आर नोन एज लग्जरी। इसलिए इन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अगर ए नाम का पर्सन अगर बी के बाई पर बच्चों को नेसेसरी प्रोवाइड कराता है, लेकिन सुटेबल टू देयर कंडीशन, सुटेबल टू देयर कंडीशन, उनका जैसा लाइफ स्टाइल है, उनका जैसा सोशल स्टेटस है, उसके हिसाब से प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी खर्चा ए करेगा बी के बीवी और बच्चों के ऊपर, वो वापस लेने का अधिकार रखता है। ए इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। बी की संपत्ति में से ए हकदार है वो पैसे वापस रीइंबर्स कराने के लिए। उसी तरीके से यहां पर देखिए ए नंबर इलस्ट्रेशन, इसमें भी कहा है कि ए सप्लाइज बी a lunatic with his necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. अब मजेदार चीज आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें कहीं माइनर का तो जिक्र नहीं है। इसमें तो सर माइनर का जिक्र नहीं है, बिल्कुल ठीक है, माइनर का जिक्र नहीं है ऐसा कहीं भी। देयर इज नो माइनर वर्ड एज सच। कहीं आपको माइनर वर्ड दिख रहा तो बताइए। If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable
पर्सन। इसमें माइनर वर्ड तो है ही नहीं सर, तो फिर आप इसके पीछे क्यों पड़े सर, 68 के पीछे क्यों पड़े हम लोग? पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट इज नेसेसरीज? नेसेसरीज का मतलब होता है, नेसेसरीज का मतलब होता है विच शुड बी सूटेड, विच शुड बी सूटेड, सूटेड जो सूट करता है, शुड बी सुटेड टू हिज कंडीशन, शुड बी सुटेड टू हिज कंडीशन, जो उसके लाइफ स्टाइल, उसके कंडीशन को सूट करता है, वैसा ही चीज प्रोवाइड करना है, फालतू की चीजें नहीं देनी। अब ये बात मैं कहां से कह पा रहा हूं, मैं देखिए यहां से मैं कह पा रहा हूं, आपको मैं शो करता हूं। देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, जस्ट देखिए यहां पर, यहां एक लाइन लिखी गई है, suited to his condition in life, suited to his condition in life, ये यहां से भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सो कुल मिलाकर के अभी तक जो मैंने बताया उसमें नेसेसरीज क्या हो सकता है? नेसेसरीज कुछ भी हो सकता है सर, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल, एजुकेशन, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नेसेसरी का मतलब ये हो गया कि जो सामने वाली पार्टी के लेवल का हो, जो सामने वाली पार्टी के लाइफस्टाइल का हो, जो उनके कंडीशन के बराबर हो, वैसी चीजों को प्रोवाइड करा देना। सो नेसेसरीज की बात करें तो नेसेसरीज का मामला यहां पर सीधा सीधा निकलता है, इसका मतलब होता है शुड बी, नेसेसरीज शुड बी सुटेड, सुटेड जो सूट करता है, सुटेड टू हिज कंडीशन, सुटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, सुटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ये होता है नेसेसरीज। अब रहा सवाल ये क्वेश्चन का कि सर इसमें माइनर वर्ड तो है नहीं सर, फिर माइनर आप कहां से बता रहे हैं? सर है, अगर आप ढूंढोगे तो माइनर दिखेगा। एनीबडी कैन फाइंड द टर्म माइनर, इसमें कहीं माइनर अगर आप में से किसी को दिख जाए तो बताइए, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। Incapable of entering into contract. क्या सर? इनकेपेबल ऑफ incapable of entering into contract. माइनर ही होता है सर वो। पागल नहीं हो सकता, पागल नहीं हो सकता, पागल भी तो हो सकता है, इनकैपेबल हो सकता है ना? क्या हो सकता है सर? इनकैपेबल, आप लोग इसी लाइन को पकड़ रहे हैं ना, इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग हो सकता है इनटू सर, ए अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट। भी हो सकता है सर। पागल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, ऑफ कोर्स माइनर हो सकता है। तो आप जिन लोगों ने लेकिन कहा सर माइनर ही होगा, क्योंकि अनसाउंड माइंड से थोड़ी वो वापस ले लेगा उसकी स्टेट से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अपने इलस्ट्रेशन में तो लिखा है कि भैया उसके बच्चों को दिया, ल्यूनेटिक के बच्चों को दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी से तो वसूल लेंगे, मैं तो नहीं लिख रहा हूं, स्टीफन साहब लिख चुके हैं। यहां भी कह रहा है कि ल्यूनेटिक है, ल्यूनेटिक को खर्चा दे रहा है, ए इज इंटाइटल्ड टू रिइंबर्स फ्रॉम बी, अब बी की प्रॉपर्टी से लेगा, इसका मतलब पागल की प्रॉपर्टी से ले तो रहा है सर, वसूल तो रहा है, और ये खुद लॉ कह रहा है कि वसूलो, छोड़ो मत, जाके रिइंबर्स कराओ। रिइंबर्स करने का मतलब वसूली भाई, वसूली भाई। सो दो चीजें, सबसे पहला एक सिंपल सा टर्म है हमारे पास नेसेसरी, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीना, रहना, दवाई, मेडिसिन, कुछ भी, बट दैट मस्ट बी सुटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, नंबर वन। इसी नेसेसरीज की अगर हम बात करें थोड़े डिटेल में, ये बात जो मैंने आपको निकाल के दी है, ये कहां से निकाल के दी? नेसेसरीज का ये जो मीनिंग निकाल के दिया, दिस इज फ्रॉम सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकाल के दिया है। अच्छा, नेसेसरीज क्या हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के स्टेटस पर। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, उसको पहले लिख लेते हैं। यहां पर क्लियर आप लिख सकते हैं, व्हाट आर नेसेसरीज, व्हाट आर नेसेसरीज में डिपेंड, में लिखा है, में डिपेंड upon the status, upon the status of a person, of a person, and also his requirements, his requirements, his requirements.
at the time of actual delivery of goods, at the time of actual delivery of goods, जिस समय वास्तव में उसको सामान गुड्स माल दिया जा रहा था, जो बंदा इनकैपेबल है, उसमें माइनर भी इंक्लूड है। तो माइनर को जब कोई सामान दिया जा रहा था, जब पहुंचाया जा रहा था, उसको सप्लाई किया जा रहा था, उस समय उसको वास्तव में किन किन चीजों की जरूरत थी, वो सारी चीजें नेसेसरीज के अंदर आती हैं। सो क्या होगा नेसेसरीज? It totally depends upon the status of a person and also upon his requirements at the time of actual delivery, at the time of actual delivery, at the time of actual delivery of the goods. तो ये तो हो गया नेसेसरीज का डेफिनेशन, मीनिंग। अब इसी नेसेसरीज के डेफिनेशन और मीनिंग को अगर हम लोग सपोर्ट करें कुछ केस लॉज के जरिए, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या किसी माइनर के लिए साइकिल इज ए नेसेसरी और नॉट? किसी माइनर बच्चे के लिए साइकिल जो है नेसेसरीज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है, स्कूल जाने के लिए और कोई काम के लिए। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ये एक केस में निकल के आया था मैं, यानी कि आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या हो सकता है। मैंने तो पहले ही क्वेश्चन डाला आपको, क्या हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया? रेसिंग साइकिल, साइकिल भी छोड़िए, रेसिंग साइकिल इज ए नेसेसरी, रेसिंग साइकिल इज ए नेसेसरी। ये कहां से निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है, एक केस है क्लाइड साइकिल कंपनी, CLYDE, क्लाइड साइकिल कंपनी वर्सेस हारगिव्स, HARGREAVS, हारग्रीव्स। ये केस रिपोर्टेड है 1898 में, 1898। अब ये नाम से ही लग रहा है कि यूएस इंग्लिश केस है, यूके का केस है, नो डाउट। तो कहने का मतलब साइकिल, रेसिंग साइकिल भी एक नेसेसरी निकल के बन सकता है, हो सकता है। उसी तरीके से मैंने एक बहुत बार एग्जांपल दिया था, कल भी दिया था, उसके पहले भी बोला था कि अगर माइनर को कोई अपने पैसे से रहने के लिए घर दे दे, अपना घर दे देता है, उसके खाने पीने का जुगाड़ कर दे, उससे रेंट ना वसूले, घर का रेंट नहीं वसूल रहा, उसको कर बेटा जाओ मेरा घर खाली पड़ा है, जाके पढ़ लो। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ते पढ़ते नौकरी करने लग गया, बिजनेस करने लग गया, पैसे आने लगे, तो क्या उस आदमी से, यानी जो बच्चा था बड़ा हो गया, उस सो कॉल्ड माइनर से पैसा वसूला जा सकता है, रीइंबर्समेंट किया जा सकता है, जिसने अपना घर दिया था पढ़ने के लिए उससे? द आंसर इज यस। अब सवाल ये उठता है कि सर बड़ा बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन जो कि मेजर है किसी ऐसे माइनर के साथ, या माइनर को कोई सामान प्रोवाइड करता है, नेसेसरी प्रोवाइड कराता है, तो क्या उसके लिए बकायदा उसको एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या सिर्फ ओरल कॉन्ट्रैक्ट से काम बन सकता है, या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना ही चाहिए? अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो क्या वो देने के लिए बाध्य है या नहीं है? ये भी एक पॉइंट निकलता है। यानी जिस बच्चे को हम पहुंचा रहे हैं, खाना कपड़ा रोटी मकान जो दे रहे हैं, उस बच्चे को कहेंगे देखो बेटा साइन करो इस पर, तुम साइन करो इस पर जल्दी से, आज जितना पैसा मैं तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वो सारा पैसा सूद से मैं तुमसे वसूलूंगा, ये इस बात इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, इस डॉक्यूमेंट पर लिखा है, साइन करो, अपना नाम लिखो, अंगूठा लगाओ, जो भी है सब लगाओ। क्या तभी और केवल तभी आपको, यानी कि जो भी बंदा प्रोवाइड करा रहा है उसको मिलेगा, या इसकी जरूरत ही नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट से भी काम चल जाएगा, यानी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से भी काम चल जाएगा? है ना बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तो है। अब चूंकि कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है सर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने बकायदा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार करके बच्चे के पास ले गए, माइनर के पास, उससे उसके डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया, उसको बताया कि देखो बेटा इस डॉक्यूमेंट पर ये सब मैंने लिखा हुआ है, और जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप इनकम जनरेट करने लगोगे, बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे, तब आप मुझे वो सारे पैसे सूद समेत इंटरेस्ट के साथ वापस कर दोगे, यही लिखा। जब आप बड़े होगे तब, अभी नहीं, जब बड़े होगे तब। इज इट कंपल्सरी?
फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ द मनी फ्रॉम द माइनर? नो सर। The answer is no. Yes, of course, the answer is no. It is not compulsory. लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, कर सकता है, इसके लिए कोई मना भी नहीं है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था ना, एक केस है, उसका नाम है कुंवरलाल वर्सेस सूरजमल। एक केस आता है, इंडियन केस है, KUNWAR, कुंवर लाल वर्सेज सूरजमल। ये केस रिपोर्टेड है 1963 में। सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियरली। ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, एमपी हाई कोर्ट का केस 1963 का। इस केस में एमपी हाई कोर्ट ने यह कहा था, इस केस में एमपी हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया, जो बंदा है, उस पर्सन ने अपना घर दिया माइनर को रहने के लिए रेंट पर, उसकी पढ़ाई के लिए, उसको जितनी चीजें जरूरी थी वो सारा का सारा नेसेसरी उसको सप्लाई करता था। नाउ द क्वेश्चन इज, अपना घर दे दिया उसको, जहां तक पॉसिबल हुआ उसका खाना कपड़ा भी देता था, एज फार एज पॉसिबल, जितनी उसकी क्षमता थी। जब वो पैसा कमाने लग गया, जब वो माइनर से मेजर हो गया, इनकम जनरेट कर रहा है, बेसिकली इनकम छोड़िए, माइनर से मेजर हो गया, तो जो अपना घर दिया था उस घर का किराया वसूल रहा था। तो उस बंदे ने जाके केस कर दिया कि सर, किस बात का किराया मैं दूं आपको, किस बात का किराया दूं बात मैं आपको। एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि बेटा देख, तेरे को नेसेसरीज के पॉइंट पर मिला था, और जब तेरे को मिला था ये घर तब तू माइनर था, और उसके बेस से जितने साल, अगर 5 साल 10 साल 12 साल तू जितने दिन इस घर में रहा, उसका किराया वो रिकवर कर सकता है जिसने नेसेसरीज तुमको पहुंचाए हैं। ही इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट, वो ले सकता है। सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, सिंपल एक लाइन में नोट कर सकते हैं, इट वाज हेल्ड दैट the house given to a minor, the house given to a minor on rent for living and continuing his studies is deemed to be supply of necessaries। deemed to be, यहां पर deemed है मतलब मान लिया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह मान लिया, deemed to be supply of necessaries suited to the minor's condition, in life। लास्ट लाइन जो कहा एमपी हाई कोर्ट ने, वो काम की चीज है। एंड द रेंट, जो रेंट था वो वसूला जा सकता है। द रेंट फॉर द हाउस कैन बी रिकवर्ड, वो वसूला जा सकता है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब घर दिया, घर का पैसा भी नहीं दे रहा है, बाद में मांग लिया तो कहते अरे ये मांग कैसे सकते हो भाई। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, पुराने जमाने का। पता है आपको कि पहले जो शादियां होती थी उस समय 18 साल और 21 साल का कोई चक्कर नहीं लगा करता था। पहले मतलब बस ये देखते थे कि हाँ, लड़की जवान हो गई, संतान उत्पन्न करने की कंडीशन में है, शादी कर दो, और नहीं भी है, छोटी भी है तो भी शादी कर दो। 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल, नॉर्मली वो जो सिस्टम है उसमें लड़का अगर 13-14 साल का हो गया, 13-14 ईयर्स का हो गया, तो फिर शादी कर दो, शादी हो भी जाती थी।
पहले आप सुनते होंगे मीडिया में, टीवी में ये बहुत सुनते होंगे एडवर्टीजमेंट कि लड़के लड़कियों की बड़ी कम उम्र में शादी होती थी, इसलिए लड़कियां बहुत कम उम्र में माँ बन जाती थी, इसलिए उनके बच्चे मर जाते थे, उनका साइड इफेक्ट होता था। आज जब ज्यादा उम्र में शादी हो रही है तो कहते हैं नहीं 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 जी, ज्यादा उम्र में शादी करने से बच्चे होते ही नहीं, आज तो बांझपन की बीमारी हो रही है, इनफर्टिलिटी। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई फर्टिलिटी सेंटर नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं कुछ सुनता था। आज सब कुछ सुन रहे लोग। मतलब वही बात है ना, कहावत था, आपने सुना होगा कि एक बाप और बेटे गधे को लेके जा रहे थे खरीद के मेले से। एक दो आदमी गुजरा, बोला क्या बेवकूफ आदमी है दोनों बाप बेटा, गधा खरीदा फिर भी दोनों पैदल ही जा रहे। फिर गधा किस लिए खरीदा, बैठ के जाओ। जब गधे पे दोनों बाप बेटे बैठ गए तो कुछ देर के बाद फिर एक आदमी गुजरा, बोले क्या दुनिया है भाई, घोर कलयुग है। देखो बाप बेटे मिलके गधे पे बैठ गए, बेचारा गधे की जान ले रहे हैं, तो बेचारा बेटा बैठा रहा, बाप उतर गया। फिर कुछ देर के बाद कुछ एक आदमी मिला, बोला कैसा नालायक बेटा है, बूढ़े बाप को चलने के लिए छोड़ दिया, जवान बेटा बैठ गया है। मतलब आप कुछ भी करो, मतलब बोलने वाले बोलेंगे ही बोलेंगे, वही सिस्टम है। मतलब पहले भी कुछ ना कुछ साइंस अपना लगा देता था लॉजिक, आज भी लगा दे रहा लॉजिक। अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आ रहा है उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने एक मैसेज किया कि अमेजोन पर और शायद फ्लिपकार्ट पर भी, आई एम नॉट श्योर फ्लिपकार्ट का, बट अमेजोन का थोड़ा बहुत श्योर है। आपको पता है पहले के जमाने में, अभी भी बहुत सारे दूर दराज के गांवों में, अभी भी आज के डेट में भी, और पहले तो बहुत ज्यादा, जो खाना बनता था उपलों से, गोईठों से बनता था खाना। और जब खाना बन जाता था उनसे, ये सरकार जो अपने मोदी जी की सरकार जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देती है, वो तो लिखते हैं रोग रखते हैं साइड में या बेच देते हैं, वो अलग चीज है। बट जो है ना, गोईठे से खाना या उपले से खाना बनाते हैं भी लोग। और उसकी जो राख होती थी, या लकड़ी जलाने के बाद जो राख हो जाती थी ना, उस राख का इस्तेमाल बर्तन साफ करने के लिए लोग करते थे, और अभी भी कहीं कहीं गांव में करते हैं। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉक्ड हो जाएंगे। वो जो कोयले की राख है, लकड़ी की राख है, उपले की राख है, वो राख 1000 रुपए किलो बिक रही। अब कहते हैं, अब वहां पर बड़ा लॉजिक दिया है कि आज के जमाने में जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल करके, यानी केमिकल मतलब जैसे विम बार हो गया, और सारे जो बर्तन धोने के जो आपके लिक्विड आ गए, सोप्स आ गए, उन सब का साइड इफेक्ट होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उनका साबुन का अंश चला जाता है, उससे कैंसर होता है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए यही ठीक है, वो ठीक नहीं है, वही यही ठीक है। तो मतलब पहले कुछ और कहते थे माल बेचने के लिए, अब जब ये बेचना है तो अब कहते हैं जी नहीं ये ठीक है। सो एवरीवन इज टोटली कंफ्यूज्ड। तो जब माल बेचना था तो टाटा वालों ने एडवर्टीजमेंट दिलवा दिया कि आयोडीन नमक खाओ, और जब और जब नहीं था तो लोग ऐसे ही सादा नमक खा रहे थे, तब भी ठीक ठाक थे। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। हर एक को क्या होता है, बस अपनी चीज पर फोकस करना होता है। अब यहां पर क्या है वो समझिए, इसको मैंने क्यों यहाँ एग्जाम्पल पे लिया। मतलब आप मजेदार चीज देखिए, नेसेसरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। नेसेसरीज में एक लड़के को घर दे दिया रहने के लिए, जहां तक संभव हुआ उसको खाना भी दिया, कपड़ा भी दिया, जो मेंटेनेंस कर सकता था, किताब कॉपी नोटबुक पेंसिल रबड़ सब ला के दिया। और जब उससे 10 साल का किराया मांग लिया तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उससे मानो उसका लीवर और किडनी मांग लिया। तो उसको तो खुशी खुशी दे देना चाहिए था। उसके लिए भी केस हो गया, एमपी हाई कोर्ट तक मैटर चला गया। डोंट यू थिंक कि जिस बंदे को आपने पाला पोसा, एक तरीके से खर्चा दिया, वो बंदा आपके ऊपर बैठ के डांस कर रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन आज के डेट में। सो नेसेसरीज का 2 एग्जांपल निकल गया आपके सामने। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक आपको केस बताया था कि क्लाइड साइकिल कंपनी, क्लाइड साइकिल कंपनी, याद कीजिएगा, क्लाइड साइकिल कंपनी। इसमें क्या था नेसेसरीज, इसमें रेसिंग साइकिल इज नेसेसरी। कुंवरलाल सूरजमल के केस में जो किराया, यानी जो फ्री में अपना घर दिया रहने के लिए, उसका पैसा वसूल रहा था, दैट इज नेसेसरी, और वो वसूला जा सकता है। उसी तरीके से और सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात। एक केस आता है 1894 का, कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसाइडेड केस है, और इस केस का नाम है श्याम चरण मल वर्सेस चौधरी देवा सिंह। ये सब फेमस केसेस हैं, आपको किसी न किसी
लैंडमार्क जो ये जो बुक्स हैं उसमें मतलब अच्छे बुक्स जो हैं कमेंट्री बुक्स या टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे। श्याम चरण मल वर्सेस चौधरी दिव्या सिंह, CHAUDHARY, चौधरी दिव्या सिंह। ये हो गया। इसका कंप्लीट साइटेशन नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंडियन लॉ रिपोर्टर, जो अब दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी बंद हो गया शायद, 1894, इसका वॉल्यूम था 21, कैलकाटा 872। इस केस में एक माइनर को पैसे उधार दिए गए। श्याम चरण मल चौधरी दिव्या सिंह के केस की बात कर रहा हूं। इस केस में एक माइनर होता है और उस माइनर को पैसे उधार दिए जाते हैं। किस लिए? कहा जाता है कि उस माइनर के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बन गया था, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, और उस क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग में बेसिकली उसके ऊपर डकैती वकैती का चार्ज लग गया था। सो उस क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग के लिए पैसे नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, उसको बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं थे। सो उन मामलों के लिए, यानी मोटे तौर पर कहा जाए कि क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग के मामले में उसको पैसे दिए गए माइनर को, ताकि वो अच्छे से अपना डिफेंस कर सके। और जब वो बाइज्जत बरी हो गया, जब उसका अक्विटल हो गया, तब उससे उस बंदे ने पैसे का डिमांड किया। माइनर जो अब मेजर हो गया, उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो उसके पर्सनल लिबर्टी का मैटर था। नेसेसरीज का भी बाप होता है, नेसेसरीज से बड़ा होता है पर्सनल लिबर्टी। यहां पर तो उस माइनर पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पर आफत हो गई थी। आपने उसको पैसे दे करके उसके पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान उसको हेल्प करी। इट मींस आपको इंटाइटलमेंट है, आप हकदार हैं उससे पैसे लेने के लिए। सो इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट द अमाउंट बोरोड, जो पैसे उधार दिए गए थे इन कनेक्शन विद द पर्सनल लिबर्टी और इन कनेक्शन विद द क्रिमिनल केसेस विच वाज पेंडिंग अगेंस्ट द माइनर, ये नेसेसरीज शब्द के अंदर आता है। और चूंकि ये नेसेसरीज शब्द के अंदर आता है, इसीलिए इसको रिकवर भी यानी रीइंबर्स भी किया जा सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ कोर्स 68 जो है उसी के साथ। तो 3 एग्जांपल हो गए, एक में रेंट वसूल लिया, दूसरे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पैसा जो खर्च किया केस लड़ने के लिए वो वसूल लिया, पहले वाले में रेसिंग साइकिल था। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये जो एग्जांपल है ये भी क्या है, नेसेसरीज है। तो शॉर्ट में 2 लाइनें लिख सकते हैं यहां पर। इन दिस केस मनी वाज या मनी एडवांस्ड टू अ माइनर, मनी एडवांस्ड टू ए माइनर फॉर defending himself in certain criminal proceedings against him. The minor executed a bond in respect of a minor executed a bond in respect of his loan. अब उसने जो पैसे उधार लिए थे उसके बदले में उसने क्या किया था, एक बॉन्ड साइन किया था। and then used this amount for the purpose of his defense,
So what happened? Finally, it was held that the amount borrowed, जो अमाउंट उधार लिया गया था, the amount borrowed was in connection with the personal liberty या with his personal liberty, and it comes within the term necessaries, तो ये नेसेसरीज टर्म के अंदर आता है। तो यानी ये भी एक क्या हो गया, नेसेसरी, यानी क्रिमिनल केस में डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो पैसा दिया गया, जो भी कुछ किया गया, वो सब नेसेसरीज के अंदर आता है। क्योंकि जब भी देखिए नेसेसरीज में आएगा तो रिकवरेबल है, नेसेसरीज में आएगा तो रिम्बर्स हो सकता है। अगर वो नेसेसरीज के बाहर गया तब तो माइनर चिल्ला चिल्ला के कहेगा शर्म नहीं आती है तेरे को बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। मोहरी बीवी का केस नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो छोड़ो, सुना नहीं, अच्छा सुना भी नहीं, तेरे को पता भी नहीं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, छोटा बच्चा समझ के हमको ना डराना रे, वही बड़ा सिस्टम है। छोटा बच्चा समझ के तुमने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड। तो तुमने तो मुझे कुछ पैसे दिए नहीं और मैंने भी तुमको कुछ पैसे दिए नहीं, बात खत्म हो गई। सो नट सेल में बात क्या निकल रही है, ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर, क्या नेसेसरीज बन सकता है। ये डिपेंड करता है उस माइनर के सोशल स्टेटस पर। अब यहां पर जो बंदा था जो बंदा है माइनर इस केस में, वो अक्यूज्ड है, इसका सोशल स्टेटस अलग ही था, ये भी एक पॉइंट है। चलिए उसके अलावा एक और केस, और भी बहुत सारे केसेज हैं, एक और मैटर देख लेते हैं। एक केस है, इंटरेस्टिंग वाला केस, जागोराम मारवाड़ी